नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। किचन से पानी लेकर लौट रही थी कि अपना नाम सुनकर उर्मिला वहीं रुक गई। थोड़ी दबे पांव से उर्मिला कमरे की तरफ बढ़ गई और सुनने लगी। पर आज उसने वह सुना जो नहीं सुनना चाहिए था, या यूं कहिए कि उसके कान कभी भी यह सुनना ही नहीं चाहते थे। भारी मन और लड़खड़ाते कदम से अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गई। अजीब सी उसे बेचैनी होने लगी थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अमन नीरू की कही बातों का समर्थन करेगा और उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। नीरू को तो अभी इस घर में आए हुए सिर्फ 6 महीने ही तो हुए थे। वह तो अभी नादान है। हो सकता हो उसे हम सबको अपनाने में कठिनाई हो रही होगी। हमारे विचार से उसके विचार नहीं मिल रहे होंगे, इसीलिए शायद वह अमन से कह रही थी, अमन, तुम्हारे माँ बाबूजी तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे भैया भाभी की जी हुजूरी मैं नहीं कर सकती। तुम अपने बाबूजी से आज ही घर के बंटवारे की बात करो। और अमन उसे समझाने की बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। अमन की यह बात उर्मिला को चुभ गई। उर्मिला जब से शादी करके इस घर में आई थी, तब से इस घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। अमन जब 8वीं कक्षा में था, तब उर्मिला और नमन की शादी हुई थी। उर्मिला और नमन के साथ साथ की शादी कम उम्र में हो गई थी। नमन की माँ को किसी की शादी में उर्मिला हंसते गाते दिख गई थी। तब से ही वह नमन के साथ उर्मिला की शादी करवाने में लग गई थी। अच्छा रुतबा देख उर्मिला के घर वाले भी मान गए। कम उम्र में ही उसे घर की बड़ी बहू और बड़ी भाभी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सास ससुर और अमन की तो वह चहेती थी। भाभी भाभी कहकर अमन उसे पागल कर देता। अपने छोटे भाई की तरह ही उसे भी स्नेह दिया। और आज इस अमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उर्मिला को काफ़ी तकलीफ हुई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी नमन ने घर में प्रवेश करते हुए लाइट जलाया। उसने इससे इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था कि उर्मिला के रहते घर में अंधकार हो, क्योंकि उर्मिला सब कुछ व्यवस्थित रखने की आदी थी। और नमन बोला, अरे उर्मिला, क्या हुआ? आज अंधेरा होने को आया और तुमने लाइट नहीं जलाई? उर्मिला अपने आंसुओं को पोंछने का प्रयास करने लगी। नमन बोला, क्या हुआ उर्मिला, तुम ठीक तो हो ना? हाँ कहकर वह सबके लिए चाय बनाने चली गई। लेकिन आज उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। नीरू भी जब से ब्याह करके आई थी, उर्मिला से कम ही बोलती थी। उर्मिला को लगता था कि वह नई नई इस घर में आई है, इसीलिए शायद झिझक रही है बात करने में। लेकिन आज वह जान चुकी थी उसकी बात न करने की वजह। उर्मिला के हाव भाव से नमन को लगने लगा कि जरूर कोई बड़ी बात है, नहीं तो इससे पहले उसने कभी उर्मिला को इतना चुप नहीं देखा था। वह तो खुशी खुशी घर के कामों में मन लगाती, लेकिन आज उसे उर्मिला के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहे थे। उर्मिला ने जैसे एक चुप्पी साध ली थी, जैसे मन ही मन कुछ तय कर रही हो। रात को जब नमन और उर्मिला कमरे में एकांत में थे, तो नमन ने फिर पूछा, उर्मिला क्या हुआ? नमन, मैंने एक निर्णय लिया है, क्या आप मेरी बात मानोगे? उर्मिला रुआसी आवाज में कहा। नमन उर्मिला के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे उर्मिला पर पूरा भरोसा था और इस भरोसे को कायम रखते हुए उसने हमें हामी स्वीकृति दे दी। उर्मिला ने नीरू और अमन की बातें नमन को बताएं। नीरू इस घर का बंटवारा चाहती है और हमसे रिश्ते तोड़ने की बात अमन से कही। और यह बात सुन नमन भी परेशान हो गया। उर्मिला फिर से बोली, नमन, तुम अपनी ट्रांसफ़र दूसरे शहर करवा लो। उर्मिला के कहने पर नमन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। मैंने बहुत सोचा नमन, हमारे ऐसे करने से ही परिवार की बुनियाद कायम रह सकती है। अगर अमन और नीरू की बात माँ बाबूजी को पता चलेगी तो बोलो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। अगर हम ही इस तबादले की वजह से दूसरे शहर चले जाएं तो शायद माँ बाबूजी का भरोसा तो नहीं टूटेगा और अमन नीरू की बात भी रह जाएगी। उर्मिला ने एक झटके में ही नमन को समझाने का प्रयत्न किया। बंटवारे की बात करने आया अमन दरवाजे की आड़ से अपने भैया भाभी की बातें सुन शर्मसार हो गया। वह कमरे में प्रवेश कर अपने भैया भाभी से माफ़ी मांगने लगा। तभी नमन
अमन का हाथ पकड़कर कहने लगा, अमन, बंटवारे की बात माँ बाबूजी से मत करो, नहीं तो उन्हें ठेस पहुंचेगी। मैं तबादले की अर्जी कल ही दे दूंगा। इसी में हम सब की भलाई है। नमन के इस फैसले से उर्मिला खुश थी, लेकिन अमन ने अपने भैया से माफ़ी की गुहार लगाने लगा। अरे पगले, इसमें इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल तबादला होने में 3-4 महीने लग ही जाएंगे। तब तक तुम नीरू को संभाल लेना। ऐसा कहकर नमन अमन को गले से लगा लेता है। अमन तो चला जाता है, लेकिन नमन और उर्मिला दोनों अपने फैसले पर अडिग थे। दूसरे दिन ही नमन ने तबादले की अर्जी जमा करवा दी। यह जानने के बाद अब तो नीरू बहुत खुश थी। शायद अमन ने उसे सब बता दिया था। उसकी खुशी का राज उर्मिला से छुपा नहीं था। अमन और नमन भी माँ बाबूजी के सामने ऐसे ही पेश आते जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। माँ बाबूजी भी इस उम्र में अपने परिवार को एकत्रित देख खुश रहते। इसी तरह कई दिन निकल गए, पर अचानक एक दिन अमन के साथ नीरू की माँ को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। माँ की रोनी सूरत देख नीरू भी काफ़ी नर्वस हो गई। सब प्रश्न सूचक निगाहें नीरू की माँ की तरफ केंद्रित थी। उसकी माँ ने जो कहा सब सुन दंग रह गए। उसके दोनों बेटों ने घर का बंटवारा कर दिया था और अब माँ की जिम्मेदारी लेने से सब कतरा रहे हैं। नीरू यह सुनकर चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दोनों भैया उसके माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। नीरू माँ से कहती है, माँ चलो तुम मेरे साथ, मैं भैया से बात करती हूँ। उसकी माँ कहने लगी, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे वृद्धाश्रम में रहना होगा। वृद्धाश्रम जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैंने अमन को फ़ोन करके बताया। नीरू को अपनी भाभियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगने लगा कि भाभी ने ही भैया को भड़काया होगा। उसकी माँ की ऐसी स्थिति होगी, कभी नीरू ने सोचा नहीं था। उसने गुस्से में न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया अपनी भाभियों के लिए। उसका चेहरा आग के गोला के जैसे तमतमा रहा था। तभी उसकी माँ ने कहा, नीरू, तेरी भाभियों का कोई दोष नहीं है। ऐसी इच्छा तो आजकल सबकी होती है। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? उसकी माँ के ऐसा कहने पर निशब्द होकर माँ की तरफ देखने लगी। बोलो नीरू, तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश है, तुम भी तो यही चाहती हो। उसकी माँ ने नीरू की तरफ देखते हुए कहा। नीरू निरुत्तर थी। घर के बाकी लोग भी उसकी माँ की बातें सुनकर आश्चर्य में आ गए। जब तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा हो सकती है, तो तुम्हारे भाभियों के मन में क्यों नहीं हो सकती? तुम उन्हें दोषी किस अधिकार से कह रही हो? माँ के तानों का नीरू के पास कोई जवाब नहीं था। जब मैं ही तुझे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, तो दूसरे की परवरिश पर कैसे उंगली उठाएं? माँ ने नीरू से कहा, नीरू, सीख उर्मिला से, जिसने तेरी गलती पर पर्दा डालने के लिए नमन का तबादला कराने का फैसला लिया, जिससे तेरी सास ससुर को इस उम्र में कोई तकलीफ ना हो। तुमने जब अमन के परिवार को सम्मान नहीं दिया, तो मेरी बहू का कोई भी दोष नहीं। नीरू, आज नीरू की माँ ने अपने गुस्से को बाहर निकाल दिया, क्योंकि अमन ने नीरू की माँ को सब बता दिया था। उन्हें तो नीरू पर यकीन था कि वह अपने घर गृहस्थी अच्छे से संभाल लेगी, लेकिन उसके आशा के विपरीत नीरू ने घर का बंटवारा करने का सोचा। इन सब बातों को अब अमन के माँ बाबूजी समझने लगे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि घर में इतना कुछ हो रहा था और वे दोनों इन सब से अनजान अपनी गृहस्थी देख खुश थे। नीरू को अब अंदाजा होने लगा था कि वह कितनी गलत करने जा रही थी। वह अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। उसकी माँ ने कहा, नीरू, तुम मुझसे नहीं, उर्मिला से पहले माफ़ी मांगो। वह उर्मिला की तरफ बढ़ ही रही थी कि उर्मिला ने उसे गले लगा लिया।
आज फिर पूरा परिवार एक हो गया। अमन भी नमन के गले लग नीरू की तरफ से माफ़ी मांगने लगा। नमन ने उसे भी गले लगा लिया और यह देखते हुए नीरू की माँ उठकर जाने लगी तो नीरू ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ, तुम हमारे साथ ही रहो। उसकी बातें सुनकर हंसते हुए उसकी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अपने बेटे बहू के साथ रहूँगी। तुम यह मत भूलना कि तुम्हारी माँ भी किसी की सासू माँ है। माँ के जवाब से नीरू आश्चर्यजनक हो अपनी माँ की तरफ देखने लगी। तभी उसकी माँ कहने लगी, बेटा, मैं अपने घर में खुश हूँ क्योंकि मुझे भी उर्मिला जैसी ही समझदार बहुएं मिली हैं। लेकिन जब से अमन ने तेरे बारे में बताया, मैं तब से चिंतित थी। मुझे पता था कि तुझे समझाने से कोई हल नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। अपनी माँ की स्थिति से ही तुझे अपनी भूल समझ आएगी। फिर वह उर्मिला और नीरू को आशीर्वाद देकर चली गईं। एक नए सिरे से अमन और नीरू ने अपनी साझेदारी गृहस्थी की बागडोर संभाली। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर